मध्यांश के अलावा भी कुछ अंश रहते हैं केंद्र में जड़ परमाणु के, उनका क्या रोल रहता है, और ये सब चीजें थोड़ी देख रहा था। तो इसी से चलते फिर ये भी बात ध्यान में आई, तो पूछा कि इसको कहाँ और समझ सकते हैं। तो ये ऑडियो जो बता रहे हैं उसमें इससे ज्यादा कुछ बात करी हो तो वो भी सुन सकता हूँ, तो थोड़ा और लॉजिक स्पष्ट हो गया उसका। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक है। लेकिन इसको किताब में शायद नहीं लिखा बाबा जी ने, उसका कारण यही है, मतलब दो कारण है। एक तो ये कि जो आप बता रहे कि अनुमान ही है, तो फिजिक्स की दृष्टि से देखे या कोई 120 से ज्यादा भी परमाणु खोज ले तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, तो इसीलिए शायद किताब मैंने लिखा नहीं था। अब महत्व ये भी है, ये बहुत उपयोगी बात नहीं है। 120 है या 125 है, जितने फोकस तो है न्याय धर्म सत्य को जीने में ले आए, ना कि परमाणुओं को गिने। ये भी ठीक ही है। बिल्कुल इसीलिए शायद इसको बाबा जी ने भी नहीं इतना देखा और लिखा भी नहीं, लोगों को कहा भी नहीं कि इसका अध्ययन करो। बढ़िया, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। मतलब कुल मिला के बाकी गठनशील है, ये गठनपूर्ण है, इतनी सी मुद्दा है। हम्म। जी ठीक है जी। तो और कोई मतलब कुछ पूछना चाहे, या छुट्टी में किसी ने कोई ऑब्जर्व किया हो बात, कहीं कुछ पढ़ा हो तो उसको रख सकते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करें, कुछ उपयोगी बात हो। और कल का राकेश गुप्ता जी का संडे का कैसा था राजस्थान टीम में? कौन था? कुंज बिहारी जी रहे होंगे शायद उसमें। जी भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, और ये भी पता चला कि वो आपके साथ पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी यात्रा साथ साथ ही रही है, बता रहे थे जी। भैया। हम्म। अच्छा भैया, बहुत अच्छा समझाते हैं वो भी। हाँ उनकी पकड़ काफी गहरी है। हाँ, नहीं पहली बार एकदम। उनका तो अटेंड किया हमने। हाँ हाँ आपको तो पर्सनली भी देखा सुना है, तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं अच्छा है काफी, बिल्कुल। हाँ, और काफी मतलब यूं धैर्य से अपनी बात रखते हैं जी। पूरा। हाँ, बढ़िया बढ़िया रहा कल का। लोगों की जिज्ञासा भी अच्छी थी, और ये सारा जिज्ञासा से ही चलता है भैया। बिल्कुल जिज्ञासा थोड़ी ठीक होती है तो बताने वाले का भी वो, और एक वो रिदम आ जाता है उसमें फिर। बिल्कुल। और वो है भी राजस्थान के, है ना, जयपुर में रहे मेनली पापा उनके। हाँ तो मैं हाँ ये भी बोलूंगा कि यदि वो उसमें रेगुलरली जुड़ पाए तो और अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं वो बता रहे थे शायद उनके इन लॉज भी यहाँ उदयपुर रहते हैं, हाँ इन लॉज उदयपुर में है। और वो भाभी भी आए हुए थे, तो सुनील भैया ने कहा था कि सोम भैया का है उदयपुर। बोले करेक्ट। टाइमिंग क्या है, तो फिर उन्होंने बताया 2 से 6। तो बोले यार वो तो उसका तो उस समय फ्लाइट का टाइम है, वो शायद आ हाँ गई। हाँ हाँ, ठीक बात है। बताओ भाई, आदित्य भाई, ज्योति बहन, या कोई कोई किस जी बात भैया पे बात नमस्ते। करें? हाँ बोलो भाई। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया मैं और हमारी पूरी फैमिली अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं, और मम्मी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। मम्मी सीओपीडी पेशेंट है, 4 साल से लगभग हर साल सर्दियों में दिक्कत होती है। तो कल वेंटिलेटर पे लिया था, आज मेरी तबीयत ठीक है, और वेंटिलेटर हट गया, बस आईसीयू में ही है, अभी बाहर नहीं निकल रहा। और हम लोग मतलब कई सारी चीज़ों पे सोच रहे थे, तो परिस्थिति रखी। अब हम लोग जो सोच रहे हैं उसको लेके
ऐसा है कि एक तो जितने भी जो भी पैनिक हो रहे हैं हम लोग, या इतना मतलब छिंदवाड़ा से इतना दूर अहमदाबाद आके इलाज करा रहे हैं, और यहाँ पूरा परिवार जो है वो अमित भैया के मकान में, और मैं भैया और मम्मी हॉस्पिटल में। तो ये समझदारी तो नहीं दिखती कहीं से जब सोचते हैं थोड़ा सा क्या यार, ये मतलब इतनी असहजता, और इतने बड़े बड़े महानगर, जितने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, जहाँ केवल पैसे का ही पूरा व्यवहार है, व्यवहार के नाम पे पैसे का लेन देन ही है केवल, और इतने किलोमीटर का ट्रैवल। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ तो ये पैसे से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, और दूसरी तरफ हमारी समझ की कमी भी है, जिसके कारण ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी हुई। अब अल्टरनेटिव जो है, तो इस पे कल मैं सोच भी रहा था, मैंने प्रश्न मुक्ति अभियान पे राकेश जी के जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पे डाला भी था। जैसे जन्म से पूर्व संस्कार पे नागराज जी ने जो बताया कि माँ जैसा सोचती है, जैसा बोलती है और जैसा करती है, वही बच्चे का संस्कार है। उस तरह से कुछ आदित्य भैया आवाज कट रही है, थोड़ा सा इधर उधर होके बोलो ना, थोड़ा। आवाज कट रही है। हाँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ थोड़ा सा। अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ अब ठीक है। हाँ, तो मैंने उसमें प्रश्न यही पूछा था कि मृत्यु के लिए तैयारी कैसे की जाए, मतलब कैसे सहजता को मृत्यु मतलब परिवार वाले भी सहज हो सके, और जो मृत्यु को दे रहा है वो भी सहज हो सके, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दर्शन की रोशनी में कुछ कहा गया है, कुछ लिखा गया है, संवाद में कभी आया हो, उन्होंने 2-3 शेयर किया था, और उसमें यही था कि जीने पे फोकस हो। वैसे जो शरीर यात्रा वाला जो संवाद था ऊपर वाला, वो काफी सही था। यहाँ परिवार के बीच में ही लोग मरे, नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में नहीं मरे, और परिवार की सारी स्वीकृतियां लेकर जाए। तो उसको लेके कुछ चर्चा अगर हो सके, या आप लोगों ने कभी कुछ सोचा हो, या उसके एक्सपीरियंस तो सबका रहता ही है परिवारों में सबके की हुई है, और ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती कि हाँ हॉस्पिटल लेके भागो हर बार, और वही अपने घर से दूर, अपने संबंधियों से दूर, इसकी शरीर छोड़े। ये मतलब हमको खुद को भी हमने इमेजिन किया कि 50 साल बाद या 30 साल बाद या 20 साल बाद जब हमारे साथ ऐसा होगा, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस तरह से लेके भागे हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल में पड़े पड़े अपना शरीर त्यागे, हम भी नहीं चाहेंगे। तो और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब जो सिचुएशन थी, मम्मी तो एक्सेप्शन वाली सिचुएशन है, मम्मी तो बचपन से ये था फेफड़े कमजोर है, और इतना 60-62 साल का निकला है, तो इतनी ज्यादा एज नहीं है, पर फिजिकली देखे तो बहुत ज्यादा एज है। फिजिकली जो ऑर्गन्स है वो कमजोर है। और एक जनरल बात करें तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, बीमार होते हैं हम लोग भागते हैं, है ना? तो इसको लेके कैसे देखते हैं आप सब लोग? ऐसा मेरी कैसे? तो कोई रखेगा भैया अपना एक्सपीरियंस? हाँ भैया मैं रखता हूँ थोड़ा सा तो मेरा। जी भैया जैसे मैंने देखा है कि अभी मेरी माताजी तो चले गए, वो भी काफी 92 के आसपास हो गए, तो उनका ही मैंने देखा, उनके भी सेम ऐसे ही सांस की प्रॉब्लम थी। तो कई बार वो बड़ी ऐसे होता था कि बड़ी मुश्किल में आ जाती थी, फिर मैं उनको थोड़ा सा सहलाता था, थोड़ा बातों में लेता था, थोड़ा सा जैसे गर्म की जरूरत पड़ी तो गर्म चाय वाय पिलाता था। ऐसे बातें करने से धीरे धीरे वो, फिर मैं कहता था चलो डॉक्टर के पास चलेंगे, तो कह रही है अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, मैं देखती हूँ अगर पॉसिबल लगा तो हॉस्पिटल चलेंगे। तो ऐसे करते करते वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती थी। जब नॉर्मल सिचुएशन में आती थी तो फिर कई दिनों तक इजी रहती थी। फिर अचानक उनके, मेरे को लगता है कई बार डॉक्टर वीरेंद्र जी से बात होती थी, वो कहते थे बीच बीच में दौरे पड़ते हैं ऐसे सांस के। तो ऐसे में उसको काफी मेंटेन करके, मतलब घर पे ऐसे बातचीत से या ऐसे मतलब विश्वास दिलाने से कि भाई मैं हूँ, तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, तेरे को तकलीफ नहीं पाने दूंगा, ऐसे मैं मेंटेन करता रहा बहुत सालों तक। मतलब कम से कम भी 30 साल तक मैंने ऐसे उनको मेंटेन किया है। कम से कम हॉस्पिटलाइज करवाया है, एडमिट तो शायद ही मैंने कभी उनको कोई 1-2 दिन के लिए रखा, तो रखा नहीं, कभी नहीं रखा।
ये मेरी माताजी के साथ है। मेरे पिताजी तो कभी बीमार नहीं हुए, लेकिन अभी लेटेस्ट में क्या है 100 के आसपास हो गई उम्र। तो कई बार क्या होता है कि जैसे वो होता है ना कि भाई मैं नहीं अभी सक्षम हूँ, चल लूंगा, तो कई बार वो हम नहीं होते हैं या इधर उधर होते हैं तो चल लेते हैं। कई बार गिर भी गए हैं वो गिर गए तो फिर वो बड़ी पीड़ा महसूस करते हैं कि मैं गिर गया, मेरे लग गई, मेरे पेट में कुछ टूट गया, ऐसे हो गया, मेरी कमर में कुछ ऐसे हो गया। लेकिन जब मैं पास में बैठ जाता हूँ 2-3 घंटे तक उनसे संवाद करता हूँ, फिर उनको कभी कुछ खिलाता हूँ, फिर कहता हूँ थोड़ा दूध हल्दी डाल के दूध पी लो, ये पी लो, आप ठीक हो जाओगे ऐसे। और फिर मैं कहता हूँ फिर ज्यादा ही चोट है तो फिर अपन डॉक्टर को दिखाएं, तो पापा कहते हैं नहीं अभी मैं बहुत ठीक हूँ, 1 गिलास मेरे को फलानी चीज का और पिला दो, दूध का या ऐसे कोई ऐसे डाल के। तो काफी वापिस वो अपनी गति में आ जाते हैं कुल मिला के। ऐसे देखा है कि फिर वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, अभी यार थोड़ा खाना भी खाऊंगा। ऐसे वो मेरे हॉस्पिटलाइज के नाम से ऐसे वो डरते नहीं है कि भाई मैं हॉस्पिटल कहाँ जाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं यार ठीक है, वो हॉस्पिटल वाले क्या इलाज करेंगे मेरा, अभी तेरे वाला इलाज काफी ठीक है, पीठ में चोट आई है तो हॉस्पिटल वाले थोड़े चीर के देखेंगे, वो ठीक है हल्दी का दूध पी लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो मैंने काफी देखा है। अभी सोने के मामले में भी वो बाहर सोते हैं, मतलब कमरे में नहीं सोते, कभी जिंदगी में सोए नहीं, तो कमरे के नाम से इतने डरते हैं, बाहर सोते हैं। तो मैं कहता हूँ सर्दी लगे, बोले नहीं क्या सर्दी लगेगी, एक रजाई और ऊपर डाल देना मेरे, ऐसे। तो मैं देखता हूँ कई बार अपन थोड़े से जुड़ के रहते हैं। बाकी तो ये शरीर के मामले में तो मेडिकली बता सकता है, बाकी जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने ऐसे मेंटेन किया है, अभी चल रहा है मेरा। मैं माँ और पिता के साथ मैं काफी रहा हूँ, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है इसका। बस इतनी बात बताऊंगा भैया। बहुत बढ़िया। किसी और को कुछ इस पे रखना हो? तो देखो मुझे लगता है कि ये संबंध निर्वाह की बात है माता पिता के साथ, है ना, या किसी के साथ, एक छोटा बेटा भी हो सकता है, उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये जो संबंध में अपेक्षाओं को पहचानना पड़ेगा। जैसे सीसराम भाई बता रहे थे उनकी माँ की या पापा की अपेक्षा है कि भाई हॉस्पिटल को अवॉइड करना है ना। मैं अपने यहाँ देखूं तो जैसे कोरोना हुआ तो मेरी मम्मी को था कि नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, पापा को दूसरे दिन लगा नहीं यार एडमिट करा दो तो ज्यादा बढ़िया है, तो पापा को एडमिट कराया। तो इसमें इसमें क्या है, मुझे लगता है कि अपेक्षाओं का निर्वाह भी है, फिर एक असेसमेंट भी है ना, फैसिलिटीज का क्या यूटिलिटी है नहीं है, डॉक्टर से बातचीत करके भी पता चलता है। प्रधान मुद्दा है अपेक्षाएं, माने जिसके साथ जो बीमार है उसके साथ, और जो परिवार में जो और सदस्य हैं जो टेक केयर कर रहे हैं उनके साथ। ये तो बिल्कुल ठीक है कि माने जो जनरल गाइडलाइन तो यही है कि शरीर जो छूटना चाहिए वो अपनों के बीच छूटना चाहिए, है ना, बजाय आईसीयू में। तो यदि उसके पहले निर्णय हो सके जब तक होश है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि स्वीकृतियां नहीं है तो फिर वो बाध्यता भी है ना। तो ऐसे ही लगता है जैसे बाबा की भी एक बार जब तबीयत खराब हुई तो लोग फटाफट हॉस्पिटलाइज करा दिया, वो जब 92 93 या 94 के होंगे, तो उन्होंने सबको बाद में बहुत डांट लगाई कि अब आगे ऐसे मुझे नहीं लेके जाने का है। तो एक उम्र की भी बात है, एक उम्र हो जाती है तो स्वीकृतियां रहती हैं कि अपनों के बीच शरीर छोड़ा जाए। जब लास्ट में उनको जब 96 फाइनली जब उनका शरीर छूटने का टाइम आया तो फिर नहीं लेके गए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाना है। तो ये सब परस्पर स्वीकृतियों का भी काफी मुद्दा है। और फिर उस समय ऐसा भी नहीं हो कि जब हॉस्पिटल में माने जिस चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है उसको भी नहीं कराएं, ऐसा भी तो कोई बहुत आग्रहबाद नहीं है इसमें, है ना। एक असेसमेंट है और परिवारजनों का मिलजुल के, और एक तैयारी भी है सामने वाले की, और एक 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 समय भी रहता है, जैसे है ना सीसराम भाई के पिताजी की उम्र है या माँ की 92 100, तो एक ये भी एक मुद्दा है। सडनली कुछ होता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक हेल्प, है ना, मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। भैया बिल्कुल मैं कुछ जी। रखना थोड़ा चाहूँ। सा नवनीत भैया, थोड़ा सा मैं और शेयर करता हूँ 1 मिनट हाँ का, भैया। बाद में आप करो। मेरी मम्मी अंतिम क्षण में जैसे खाना वाना खाया, फिर फ्रेश व्रेश होके आई, फिर
उससे पहले दिन ये कह रही थी, बेटा अभी मैं मर जाऊं तो मेरा ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आपका परिवार, अपना परिवार पूरा भरा पूरा है, मैं बड़ी खुश हूँ। अभी मेरी उम्र भी हो गई, अब मैं स्वास्थ्य से भी ठीक नहीं हूँ, तो अब मैं चली जाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहूं, मैं आप लोगों के लिए भी मेरे लिए भी। मैंने अभी तक कोई ऐसी सेवा भी नहीं करवाई जिससे आप में घृणा हो मेरे प्रति या मेरे को घृणा हो। तो दूसरे रोज ही वो 10 बजे खाना वाना खा के 11 बजे बोली, भैया थोड़ी पीठ में दर्द हो रही है, दर्द हो रहा है, तो मैंने दबाई थोड़ी, तो बोली मैं सो जाऊं, तो मैंने कहा सो जा। बस सोना ही हुआ, इतने में शरीर छोड़ दिया जीवन ने। तो मैं सोचता हूँ कई बार ये संतुष्टि वाली बात आप कहते हो ना, जैसी मानसिकता होती है, तो स्वीकृति होती है इसके प्रति, ये भी मैं थोड़ा सा समझ पाया भाई। बस इतना ही कहूंगा, अनिरुद्ध भैया बोले। जी भैया। तो भैया मैं भी ये बात रखना चाह रहा था कि जैसे हमारे परिवार में भी जैसे जो देहांत हुआ था पिछली बार, दादाजी का देहांत जो हुआ था, तो उसमें ये था कि वो भी सेम जो आप बता रहे हो शीशम भैया, वैसे लगभग उनकी आयु 87 के आसपास थी। और उन्होंने भी 4-5 दिन बीमार रहे, उनको हम हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गए क्योंकि पता था भाई लगभग सर्दी थी और क्षीण हो गए एकदम से, उल्टी वगैरह दस्त वगैरह ऐसी स्थिति आ गई। सर्दी लग गई, हॉस्पिटल ले जाने का कोई बहुत बड़ा ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ हो जाएगा। उन्होंने भी कह दिया बेटा अब जाने का समय आ गया है। और मतलब इवन जाने का समय आके पहले बोला 2-3 दिन पहले, फिर लास्ट टाइम पे तो जब बिल्कुल उस स्थिति में थे तो पापा जी को, हम पापा जी साथ में बैठे थे, उनको बोला कि भाई बेटा देख मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। पहले उन्होंने सर्वांगासन किया पूरे पाँव ऊपर करके, देख मेरा शरीर ठीक है लेकिन अब ये शरीर जाएगा। और ये बोल कर ही गए, और मैं क्या जा रहा हूँ और तुम ध्यान रखना आराम से, सब एक ही हैं वो, क्योंकि कबीरपंथी साधु थे। तो अंतिम समय में ये भी बोल कर गए कि देख धर्म सब एक ही हैं, अल्लाह को ईश्वर को कोई बहुत फर्क नहीं है, वो अपने तरह से वो बता के गए। तो वो स्वीकृति के साथ ही गए, तो हमें भी ऐसा वो मन में भाव बना रहा। अच्छा उनकी आयु भी 87 के आसपास थी। तो अच्छा माता जी के संदर्भ में अभी मैं देखता हूँ तो उनका 62-3 की एज है। और उसके अलावा जीवन के प्रति अभी जिजीविषा है उनमें काफी। जैसे अ, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे, तो डिस्चार्ज होने के बाद में अभी अमृता की मम्मी है, मतलब उनकी जो ब्याही बहन जी बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब कि मेरी सासू जी, उनको फोन लगाया, बोले थोड़ी सी मेरे लिए, मेरे को थोड़ी ताकत की जरूरत है, कमजोरी बहुत है, बाकी तो सब ठीक है, तो लड्डू बनाओ आप, तो मैं थोड़े कमजोरी दूर हो मेरी। और इनके सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि फेफड़ों में दिक्कत है, बाकी जीवन की इच्छा बहुत, जीने की इच्छा भी है। प्लस इसके अलावा ऐसा मोह भी नहीं है शरीर से, बाकी कई बार बोलते हैं जाना होगा तो चला जाएगा बेटा, इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, जी रहे जितने तो आनंद से जिए, ये भी लगता है। और जो स्वीकृति अभी क्या परिवार के अंदर भी उनको लगता है हाँ ठीक है, बच्चे भी दोनों की शादी हो गई, ये होगी तो संतुष्टि भी बनी हुई है। पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जितना हमारे दादाजी का, क्योंकि वो एक अभ्यास उनका सन्यासी वाला था, तो उनका एक अलग तरह का सोच विचार डिजाइन था, माँ का थोड़ा अलग तरह का है। अच्छा ये बात जो भैया ने बोली कि जब मेरे और आदित्य में हमें बात हो रही थी कल, तो ये बात चल रही थी कि भी कैसे पता चले कि अभी रिकवरेबल भी है या नहीं, क्योंकि अभी तो पहले मम्मी के साथ स्थिति ऐसी रही, 2 बार वेंटिलेटर पे जाके रिटर्न हो चुकी हैं। पहले एक बार 2018 में वो रिटर्न हुई और आराम से ठीक रही, फिर अभी कल परसों भी वेंटिलेटर पे चली गई थी, और आज वापस नॉर्मल स्थिति में है, हो सकता है वापस ठीक रह जाए और घर चले जाए हम वापस छुट्टी लेके, क्योंकि इनको सर्दी में ये दिक्कत बढ़ती है। और इनकी अस्थमा की वजह, इनको क्या लंग्स कमजोर हैं, काफी कमजोर हो चुके हैं। तो ये तो दिखता ही है कि हाँ बहुत ज्यादा लंबी आयु तो अब नहीं है, लेकिन ये भी साथ में पता नहीं चलता है कि कैसे अभी समझ लें कि 5 साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं, 4 साल हो रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी लगता है। तो जब तक हमारी सहमति बनती है, सब माता मम्मी की भी इच्छा रहती है, तब तक तो हम ये प्रयास करते ही रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी महेंद्र भैया से बात हुई तो उन्होंने एक बात बोली कि भैया देखिए जीवन स्वीकृतियों को जो लेकर जाता है, तो आपने भी अजय भैया वही बात बोली कि संबंध को लेकर स्वीकृति बनती रहे, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी अगर ऐसी स्वीकृति बनती है कि यार आईसीयू में जाना और वो तड़प तड़प के मरना, वो तो हम किसी को भी स्वीकार नहीं है, हमारे घर में किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी लोग परिवार में निर्णय कर चुके हैं, ये तो नहीं ठीक लगता है। लेकिन अभी इसका वो एक बैलेंसिंग पॉइंट हम ढूंढ नहीं पाए हैं कि कैसे उसको, ये पता लगा कि भाई अब
अभी शरीर रिकवरेबल है और अभी नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजन सा बना रहता है। और दूसरा, स्वीकृतियां अच्छी श्रेष्ठ बने, संबंध के प्रति ठीक बने कि हाँ संबंध क्या है, हम परिवार में सब सेवा कर रहे हैं, तो बातचीत उसमें और अच्छी हो पाए, उनको थोड़ा जीवन को मन में ऐसा ना लगे कि मैं किस तरह से सेवा करवा रही हूँ, तो घृणा जैसा ना हो, उनको भाव शुद्ध बना रहे, मतलब मानव मानव के रूप में एक्सेप्ट हो पाए हम अच्छी तरह से। इस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम यही दुविधा के रूप में ही है, इसलिए भी आदित्य ने ये बात रखी है, हम भी ये विचार कर ही रहे हैं। और कल आदित्य ने प्रश्न भी रखा था, प्रश्न मुक्ति अभियान वाले प्रश्न में, राकेश गुप्ता जी वाला, तो उस समय ये संवाद वगैरह भी पढ़ा था। तो वही चल रहा है भैया, देख रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। बढ़िया। ज्योति बहन कुछ कहना चाह रही? नहीं भैया, ये गलती से ऑन रह गया। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें अनिरुद्ध भैया कि जो एक तो शरीर, जीवन को भी अपने शरीर के बारे में अनुमान आता है। जैसे आप बता रहे, आपके दादाजी ने को लगा कि यार, अब जबकि शरीर स्वस्थ है फिर भी उनको अनुमान आया, है ना? तो भैया एक माता जी को भी अनुमान आएगा। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि अभी शरीर चल सकता है, और है ना? ठीक है, पूरी तरह अनुमान सही निकले ऐसा नहीं है, क्योंकि एक उसकी भी एक जागृति का स्तर होता है। तो मुझे लगता है तब तक जब तक उनको लगता है कि अभी मामला चल सकता है, तो प्रधान तो उनकी ही स्वीकृति को लेना चाहिए। यदि उनसे ही बात करना चाहिए। उनको लगता नहीं अभी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराओ, तो प्रेफरेंस तो वो करनी चाहिए। और बाकी सभी लोगों का है ही सहयोग। और जो स्वीकृतियां बनती हैं वो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं उससे नहीं बनती हैं। केवल डिजाइन करेंगे जिस दिन, उस दिन लोगों ने क्या बोला मेरे बारे में, उससे हमारी स्वीकृतियां नहीं बनती हैं। हम 10 साल काम किए, 20 साल काम किए, उसमें हमारे सबॉर्डिनेट्स ने कैसे काम किया, सीनियर्स ने क्या किया, तो बहुत सारी स्वीकृतियां अंतिम क्षण से नहीं होती हैं। स्वीकृतियां पूरे समय से चलती हैं, मतलब है ना, पूरा जो भी हमारा साथ रहा। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि केवल लास्ट मिनट आईसीयू में हो गए तो सारे भाव बिगड़ गए, है ना? वो वाला डिजाइन नहीं है कि, है ना, जाते समय गायत्री मंत्र पढ़ लिया या राम का नाम ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा टाइप। भैया मैंने थोड़ा सी 1 मिनट की और शेयरिंग करूंगा कि मैंने देखा है तो कि इस मेरे स्वीकृतियां तो चाचा लॉन्ग जी, इसलिए इतनी भी कोई गड़बड़ हो जाए। आवाज कट गई भैया। हाँ भैया, मेरे चाचा जी की 80 ईयर उम्र हो गई थी, फिर उनके वो लीवर में कैंसर हो गया था। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को हॉस्पिटलाइज नहीं होना, और अभी मेरी उम्र हो गई और मैं मर सकता हूँ, तो भी मेरे कोई अब पीछे कोई मेरे ऐसे मन में नहीं रही भाई पीछे कोई पीड़ा रहेगी परिवार में और है, तो वो बिस्तर पे आ गए। और वो 6 महीने तक बिस्तर पे रहे। हमने कभी ऐसे फील नहीं किया कि उन्होंने कोई पीड़ा महसूस की हो। जैसा जैसा उनको फीडिंग अच्छी लगती गई, वो ऐसे करते 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 वो फिर पानी पे आ गए। पानी से फिर वो बच्चों को भी कहते रहे भाई मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इशारा कर दूंगा, और वो ऐसे करते करते अपनी अंतिम सांस ली उन्होंने, बहुत आराम से, ऐसे मैंने देखा है। और एक हमारे कजिन भाई थे, वो 60 की उम्र में उनके अचानक कैंसर का पता चल गया। वो लग लग समझ रहे थे, और फिर सब हॉस्पिटलों ने कहते हैं कि भाई अब कोई अल्टरनेट नहीं है, आप घर पे ले जाओ, ये महीने 10 दिन 20 दिन जिंदे रह सकते हैं तो रह सकते हैं, अब आप हॉस्पिटलों में मत ले जाओ, इसको कोई सार नहीं है। लेकिन वो भैया माने नहीं कि आप मेरे को, आप पैसे खर्च नहीं कर रहे, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, आप और बड़े किसी हॉस्पिटल में दिखाओ मेरे को। ऐसे करते करते वो फिर हम बीकानेर वगैरह ले गए। फिर डॉक्टर ने कहा भाई ये अंतिम समय है, घंटे 2 घंटे आप इसको ले जाओ, तो फिर हम लेके चले तो रास्ते में उनकी डेथ होगी। तो कई बार मैं ये, आप जैसे कह रहे हैं स्वीकृति वाली बात, ये भी मैं कई बार इसको भी मैंने ऐसे उदाहरणों से ऐसे महसूस किया है इसको। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, एकदम ठीक। हेलो, जी सादुल भाई। तो मैं अपने पिताजी की थोड़ी शेयरिंग कर लेता हूँ। जी। तो काफी वो चीज वैसे है तो आदर्शवाद जैसी ही, पर लाइव सा है कुछ।
मेरे मतलब जो दादाजी से ना, हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है शगुन देखने का। एक चिड़िया होती है, कुछ ऐसी दिशाओं का, वस्तु शास्त्र का कुछ ज्ञान अपने यहाँ परंपरा में चलता है। तो वो काफी कुछ बता देते, जैसे वो सुबह यहाँ बैठे थे, उनकी बहन जैसे उदयपुर में एक्सपायर हो गई, तो यहाँ उनको पता चल गया, गाँव में कह दिया मेरी बहन चली गई। तो क्या उसमें मोबाइल तो होता नहीं था, तो 5-6 दिन में मैसेज आया। तो उसको फॉलो करके मेरे पिताजी काफी कुछ समझते थे। तो मेरे पिताजी ने 2012 में शरीर शांत किया, 2011 में उनको कुछ ऐसा हुआ। मतलब ये अभी मई में अखाती जाती है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पर्व है, वैसे किसानों का पर्व है अखाती, बाकी इंडिया में कहीं नहीं होता है। उसमें मूलतः शगुन ही देखे जाते हैं कि अगले साल बरसात कैसी होगी, धान अनाज कैसा होगा। इसमें सीसराम जी काफी वाकिफ है। तो उसको उनको मतलब ऐसा कुछ शगुन हुआ, और मेरे को मतलब पहले कभी डांटते नहीं थे, काफी कुछ ठीक था। तो मेरे को कहा यार इस साल कुछ अनहोनी होने वाली है, ऐसा उन्होंने फील हुआ। तो ये तो लगा कि अंदर में ये लगा कि मैं जाऊंगा। और उसमें क्या है कि हम, मेरा बड़े भाई बीएसए में नौकरी करते थे और हम 2 भाई वाइन का ठेके काम करते थे। तो मेरा छोटे वाला भाई नहीं, मेरे छोटे बड़े वाले भाई जो अभी जालोर रहते हैं, वो थोड़ा रफ ड्राइव करते थे और समाज में गाड़ियों से एक्सीडेंट हो गए, काफी लोग मरते थे। तो उनको ये भय था कि यार ये बेटे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं गाड़ियों से, नई नई गाड़ियों का प्रचलन था हमारे यहाँ, तो एक्सीडेंट और घटनाएं सुनते थे। तो उनको डर था यार मेरे हत्थे बैठे कोई बेटे का एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, कि उन्होंने पूरी जिंदगी ऊँट पे निकाली, घोड़ों पे निकाली, तो गाड़ी उनके लिए बड़ी खतरनाक। तो यार थोड़ी गाड़ी ढंग से चलाना इस साल, ये साल मतलब खतरनाक है। दूसरा उन्होंने ये कहा, हमारे यहाँ क्या एक चौथ का व्रत होता है, जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को परंपरा में पकड़ा है, तो मैं रखता हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो उसमें क्या होता है कि आदमी को मरने से पहले उसका वो आयोजन करते हैं ना, वो कर देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा यार इस साल मेरा वो चौथ वाला रखना है। तो बड़े भाई साहब ने, नहीं हम बढ़िया, उसके फंक्शन थोड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा का है, नहीं नहीं अगले साल रखेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला यार ये मान नहीं रहे, मेरे को ये रखना है। तो मैंने भाइयों को बोला यार आपको क्या तकलीफ, 10 दिन रहे हम कर लेंगे, ठीक है। आजकल सब चीज ऐसा है नहीं कि बाजार में पैसे मिले, कार्ड छाप दिए, गाड़ी से बांट देंगे। तो वो मुझे उसमें मुझे सीरियस नहीं लगा। जब 1 साल बाद उनका शरीर शांत हुआ, तो पता चला उनको कैसे मतलब एक भास हुआ एडवांस। तो उन्होंने मतलब जबरदस्ती वो प्रोग्राम करवाया। प्रोग्राम करने के बाद फिर वही दूसरा साल जब वो अखाती आई, उससे 10 दिन पहले उनके गले में दर्द होना शुरू हो गया। और उन्होंने शगुन देके घर में अपने जो मित्र थे ना 2-4, उनको कह दिया गया ये जो दर्द है इसमें मेरे को जाना है, बस ये लेके जाएगा। और उससे पहले पूरी जिंदगी वो कभी हॉस्पिटल गए ना, कभी टैबलेट ली, पूरी जिंदगी। मतलब 63 साल की उम्र उनका शरीर शांत हुआ, पहली बार कैंसर हुआ, और वो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर वहां से मेरे बड़े भाई साहब जोधपुर लेके गए, वहां से उन्होंने शक हुआ कि कैंसर है। फिर एम इसमें क्या नाम, अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ वो बायोप्सी रिपोर्ट कराई, चेक कराए, 2 महीना रहे। पर जब भी वापस गाँव आते थे, हम ले जाते तो ये कहते क्यों ले जा रहे हो, ये तो शरीर तो मरना ही है, वो क्या शरीर मरना, इतना तो ज्ञान रहता है ना, मेरे को मरना ही है, और अब आराम से घर में बैठे बैठे मरना दिया जाए। तो काफी कुछ प्रकृति में भी एडवांस होता है, आदमी जीवन देख पाता है और फिर उसकी स्वीकृति पर हम तो मोहवश, भाई परिवार के सदस्यों का मोह रहता ही है, ठीक है। तो फिर हमने हॉस्पिटल ले गए, वहाँ सिविल में लास्ट, तो वहां से जीवन की एक ताकत रहती है। मतलब बिल्कुल डॉक्टरों ने हाथ निकाल दिए, क्योंकि गले में था, वहां सेक गया, वो फेफड़ों में चला गया, तो सिविल वालों ने फ्री कर दिया। और जब पहली बार पता चला, सीधा 4th स्टेज पे ही था, और उनको हॉस्पिटल कभी स्वीकार नहीं थी। मतलब गोली देना उनके लिए, मतलब गोली जो अपन देते हैं एलोपैथी, ये देना और बंदूक की गोली मारो उनके लिए इक्वल थी। क्योंकि गोली खाए ये उनको प्रैक्टिकल में नहीं था, तो पानी में गाल के जबरदस्ती पिलानी पड़ती थी। मतलब बच्चे को पिलाए ना अपन 5-7 साल के, वैसे। क्योंकि जिंदगी कभी उन्होंने हॉस्पिटल की कोई टेबलेट ली ना, बीमार हुए। तो फिर वहां से शरीर मतलब बेहोश जैसा जैसे ही घर आए, तो थोड़ी सी चहल पहल हुई, यानी जीवन ने बेहोश शरीर में भी देख लिया होगा, एक अनुमान है, और 10 मिनट में शरीर छोड़ दिया। तो प्रकृति में बहुत कुछ एडवांस भाष जीवन भाप पाता है। तो ऐसे स्वीकृति से फर्क पड़ा। जैसे अनिरुद्ध भाई दादा ने जो देखा, तो उनको लगा अब यह शरीर, चलो उनके पिताजी को शरीर का आसन करवा के बता दिया जीवन की ताकत है, पर अंदर में जीवन ने स्वीकार लिया अब शरीर मेरे लायक नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। बढ़िया। हाँ शैलेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, मैं मेरी आवाज दे रही? आ रही आवाज। हाँ।
में हो गई। तो मुझे पूछना नहीं, अभी नहीं आ रही। आवाज टूट गई आवाज। नहीं आ रही यार। शैलेंद्र भैया आवाज कट रही है आपकी। हेलो, हाँ भैया आवाज नहीं आ रही। निमिषा बहन आप बताइए कुछ। नमस्ते सभी को। नमस्ते। पर्टिकुलरली ये जो मेडिकल वाली बात हुई भैया की, अनिरुद्ध भैया और आदित्य भैया की, जो पर्टिकुलरली लेडी है उनको लिए जो उम्र हो गई है, वैसे तो सभी के लिए फंडा लागू पड़ते हैं कि जब भी वेंटिलेटर लगाया जाता है तो निमोनिया बढ़ जाता है हमेशा, और एक एज के बाद निमोनिया क्योर नहीं होता है मोस्टली। अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है तो 65 प्लस एज है या 70 प्लस एज है उनको वेंटिलेटर नहीं देना चाहिए। ट्राई कर सकते हैं लेकिन उसमें फेलियर ज्यादा है। ये फंडा सभी डॉक्टर्स को पता होता है, फिर भी पेशेंट्स को आईसीयू में वेंटिलेटर पे डालते हैं। जो नियम काम करते हैं यही है कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन वेंटिलेशन पे दिया जाता है, तो उसमें ये सब चीजें लागू पड़ती हैं। तो एक तो उनके लिए प्रश्न जवाब मैं एज अ मेडिकल पर्सन दे रही हूँ। और दूसरा, जितने भी मतलब अस्थमा में क्या होता है कि जो जो अंदर की जो नलियां होती है ना वो कॉन्स्ट्रिक्टिव हो जाती है ना, तो ऑक्सीजन इनपुट जितना वो ले नहीं सकते, मतलब उनका जो रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ पेरिफेरल जो वातावरण का है अभी, जैसे ये ठंडी की सीजन में या ह्यूमिडिटी की सीजन में ये सब चीजें होती है। और दूसरा खाने से होता है ये सब। तो उनका जो भी आंटी है उनके लिए सब सिस्टम उनको अभी सोचना चाहिए। एक्सट्रीम है तो फिर वो इनहेलर्स और ये नेबुलाइजर से थोड़ा बहुत ऐसे आते हैं, उनको पता भी होगा शायद, उससे वो घर पे काम चला सकते हैं। लोकल एप्लीकेंट्स बोलते हैं उसको। और मेडिसिन, अभी तक जो मेडिसिन लिया है उससे अच्छा हो रहा है या उसका डोज बढ़ाने से, क्योंकि अब समय बीत गया। अभी आप कोई नेचुरोपैथी या कुछ अप्लाई करके रिजल्ट ले नहीं सकते, सर्टेन लेवल का बॉडी उससे अडप्ट हो गया होता है। तो वो तो केस टू केस वेरी करता है। दूसरा, जो जीवन की स्थिति के बारे में बात करें तो घर में पहले भी हमारी ये बात हुई थी कि हमारी स्तुषी में एक बार ये प्रोग्राम 1.5-2 साल पहले हुआ था। तब कोई भी जीवन शरीर छोड़ रहा होता है या 5-10 साल में छोड़ेगा, या घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए उनके अचीवमेंट्स जितने भी हमारे लिए घर में संबंध है तो काम तो किए ही होंगे, भले उनका समझ कितना होगा उसके हिसाब से जोर से चिल्लाई भी होगी हमारे पे, फिर भी उनका आशय जो होगा वो हमेशा शुभ ही रहा होगा। उसके आधार पर उनका वो गुणों का उनके लिए बात किया जाए कि आपने ये अच्छा, मतलब उनका जो अचीवमेंट है वो बताया जाए, तो जीवन का जो संस्कार बनता है शरीर छोड़ते समय वो बढ़िया रहता है। मतलब आगे की यात्रा के लिए वो एक अच्छा संस्कार लेके जाते हैं, तो आगे की यात्रा के लिए उनके लिए शुभ हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, शरीर के लिए तो हम सबको काम स्वास्थ्य संयम पे सबको करना ही है, एक तो प्रोडक्शन से लेके फिर अपनी समझ खाने पीने की, बनाने की, और ये सब वातावरण शुद्धि, ये सब तो करना ही है। वो हम सब कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, सभी पूरा विद्या परिवार भी, या कहीं ना कहीं जो विद्या नहीं समझे वो लोग भी अभी करते ही रहे। तो इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी भैया, मेरी बात पूरी। हाँ नमस्ते दीदी। बढ़िया। दीदी आवाज आ रही? हाँ आ रही भैया, कम आ रही बट आ रही। हाँ दीदी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी
मम्मी को एक्चुअली में क्या सीओपीडी है और काफी लंबे टाइम से है। और उसमें पहले क्या हम यहाँ जब आए थे हॉस्पिटल तब तो CO2 रिटेंशन हो गया था अंदर काफी लंग्स में, तो उसको बाईपैप लगा के पूरा साफ किया, सब कुछ किया। और उसके बाद में वापस एकदम से हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई, फिर वापस घर गए और वापस फिर इन्फेक्शन बढ़ गया। वो CRP अभी 25 के आसपास था, 29। तो वो इन्फेक्शन बढ़ने से वापस आना पड़ा। तो भी इन्फेक्शन कम होगा, तो कैसे होगा ये इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। उनका जो भी कल्चर टेस्ट करवा के फिर पर्टिकुलर मेडिसिन दे सकते हैं उनको। कल्चर जो स्पुटम निकालते उसके हैं लिए उसमें, गए हैं, उसके लिए गया है, टेस्ट के लिए गया है वो। हाँ बस वो आए तभी पता चल जाएगा। और जो राइट मेडिसिन जाएगा ना, तो इन्फेक्शन जैसे ही कंट्रोल होगा, तो ये इन्फेक्टिव भी होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव भी है आपका, तो वो एग्जैजरेट कर रहा है कंडीशन को। ऑब्स्ट्रक्टिव है तो राइट, वो एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो ओरिजिनल वे में वो आ जाएंगे। तो पहले ये आने दो। 24 आवर्स टू 48 आवर्स लगते हैं कल्चर टेस्ट में, तो पता चल जाएगा वो। ठीक है। दीदी आपने जो वेंटिलेटर के बारे में कहा, तो मम्मी जैसे दो बार वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। और अब जैसे ही क्रिटिकल कंडीशन होती है तो वेंटिलेटर के अलावा कोई रास्ता मिलता भी नहीं है। अब यहाँ भी ICU में मोस्टली सब लोग ऐसे ही है कि पहले हम उदयपुर में थे, गीतांजलि में, अभी यहाँ अहमदाबाद में। आवाज बहुत आ रही है, पीछे की आवाज के कारण आपकी। हाँ, तो अभी वेंटिलेटर के अलावा और क्या रास्ता बचता है? अगर वेंटिलेटर से जैसे आपने बोला कि निमोनिया या फिर नॉन क्योरेबल हो जाता है, तो उसके अलावा ना कैसे? क्योरेबल मतलब सर्टेन एज तक हमारे लंग्स इतने पावरफुल तो है ही कि हर एक मतलब अर्ली एज में भी वेंटिलेटर पे जाता है तो वो रिकवर कर लेते हैं सर्टेन लेवल पे। और इतना सारे लोब्स है, ये सब है, तो एक आधा लोब खराब होता है तो बाकी सपोर्ट सिस्टम में है ही हमारे लिए। फिर भी आफ्टर सर्टेन एज, मैं क्या बोल रही हूँ कि आप 60 अप की एज में वेंटिलेटर पे डाल रहे हो और उस पेशेंट की लंग्स ऑलरेडी वीक है, तो वो न्यूमोनिया ज्यादा क्रिएट करता है या हो जाता है, तो वो रिकवरी नहीं आती। क्योंकि हमारा न्यूमोनिया मतलब क्या है, एयर से फुलफिल काफी बड़ा हो जाता है न्यूमोनिया में जो है ना। तो हम कहीं और एयर होता है तो उसको मसाज करके या कुछ करके हम रिलीव कर सकते हैं, लंग्स में हम नहीं कर सकते ऐसा, है ना। तो लंग्स का मतलब सिचुएशन ऐसा है, और लंग्स का ऑर्गन का एक टाइप होता है, वो एयर बैग है ना, तो उसको दबा कैसे सकेंगे आप? दबाओगे तो क्या होगा, है ना। उसके ठीक ऊपर बात है। नेचुरल, तो आप आफ्टर सर्टेन एज वेंटिलेटर पे नहीं लेना चाहिए। जैसे कि इनकी आंटी जी की बात हो रही है, उनका 65 प्लस एज है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज बरसों पुराना है, वैसे पहले से ही क्योरेबल मतलब जब हुआ तभी से हो सकता है। और ये पूरा ओशो का भी मैंने बहुत पढ़ा है, और माइंड का तो मनस्वस्थता का तो इश्यू है। जितनी भी स्वीकृतियां कम होती है जीवन की सर्टेन लेवल पे, काफी मान्यताओं पे, तब अस्थमा होता है। और अस्थमा धीरे धीरे आगे बढ़ के COPD और ये सब हो जाता है, उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ हो जाता है या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तब वो बढ़ जाता है। आप देखना अस्थमा के पेशेंट्स को कि ऐसी सिचुएशंस में कुछ ना कुछ। और जैसे ही स्वीकृत, मेरी मौसी की बात है, उनको अस्थमा था, अभी SBI में वो रिटायर हुई लास्ट टू लास्ट ईयर, उनको अस्थमा था। और मेरे पास ये सब बातें सुनती रहती थी, तो उनको अस्थमा मिट गया और थायराइड हो गया है अभी। देखिए क्या क्या होता है, हमारी स्वीकृतियां जैसे जैसे पूरी सिचुएशंस के प्रति कैसे बनती है, उसके आधार पर मन के कारण इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो मन को स्वस्थ किया जाए, जैसे ही कुछ हो जाए, मतलब इनिशियल एज में आंटी जी का पूरा जीवन यात्रा देखो तो अस्थमा कब से चालू हुआ होगा, राइट। वहां से तो ट्रीट नहीं, अभी की सिचुएशन में हम वहां ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो एक तो संज्ञानशीलता के आधार पर काम किया जाए पूरा, जो डिजीज क्रिएट ही ना हो, और सपोज क्रिएट हो गया है और अभी की प्रेजेंट सिचुएशन पर्टिकुलर आंटी की है, तो उसमें क्या किया जाए, ये पूरी बात हमें समझनी होगी सबको, है ना। डॉक्टर्स को तो बहुत जरूरत है। कल ही हमारा एक गेट टुगेदर था डॉक्टर्स का, उसमें भी यही बातें हो रही थी। सबको मैंने न्योता दिया है कि आप सब लोग करो,
पोषक भाई भी थे, कॉमन फ्रेंड थे हमारे, तो पोषक भाई ने भी बोला कि आप सभी टीचर्स और डॉक्टर्स को करने वाला प्रोग्राम है कि बेसिक सिचुए, और वहाँ बहुत सारे विरोध भी हुए कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ये होता है वो होता है, लेकिन वो नियम की जब बात की तो थोड़ा कन्विंस हुए कि नियम ये काम कर रहा है, राइट। तो अभी पर्टिकुलर बात हो रही है आंटी की और अस्थमा की, तो ये फंडा लगाया जाए कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है और ये वर्सन है, हो गया है सिचुएशन, तो तब आप वेंटिलेशन पे जाओ, लेकिन बार बार ना ले जाया जाए। सपोज आपने बोला कि 2 बार चले गए हैं, तो दूसरी बार जाना ना पड़े, उसके लिए पूरा थरो स्टडी होना चाहिए उनका अपना। मेरे को कुछ होता है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को ये क्यों हुआ, फिजिकल फैक्टर्स है हमारे और मानसिक फैक्टर्स है, तो उसके कहाँ कहाँ काम करना है, वो पूरा एक पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेना होगा हमें, और फिर उसके ऊपर डिजाइन किया जाए उसका ट्रीटमेंट, और आगे ये सिचुएशन क्रिएट न हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसमें परिवार का भी भाग बहुत रहता है, एक मानसिक जो होती है तकलीफ, है ना भैया? क्या बोल रहे हैं मैं अजय भैया, ये बात सही है ना? एकदम एकदम ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो 2 चीजें जो निमिषा बहन बोल रही हैं, एक तो इस पे ध्यान रखा जाए कि भैया जब भी मतलब जब वो बातचीत कर पा रही हैं, सुन पा रही हैं, तो उन्होंने जो परिवार में योगदान दिया है उसकी बातें की जाएं, उनको अच्छा लगे कि, है ना। और ये रूट कॉज यदि अपन, हो सकता है कुछ कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते होंगे, है ना, या तो वो आप लोग ढूंढ सकते हैं कि परिवार में जब वो किसी बात से डर जाती हैं या कोई माने चिंता या कुछ व्यवहार, है ना, पर प्रधान रूप में उनकी योगदान बताए जाए, और इन प्रेसिपिटेटिंग जो साइकोलॉजिकली प्रेसिपिटेटिंग जो मन के हैं, है ना, संबंध से जुड़े हुए हैं, उस पर धीरे धीरे काम किया जाए, बिल्कुल। और जरूरत पड़ने पे अभी जो बेस्ट हो सकता है वो अपन कर ही रहे हैं। मैं बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो आप, और दीदी भी बहुत सही बात कही है कि मेरी माँ कभी विचलित हो जाती थी ऐसे, तो मैं उसको पियर ले जाता था, मतलब मेरे ननिहाल ले जाता था, कई बार तो फिजिकली ले जाता था, कई बार वैसे ही ले जाता था। भाई आप छोटे थे तब कैसे वो भेड़िया आ जाता तो आप कैसे बचाते थे बच्चे को, क्यों पहाड़ी एरिया में रहते थे वो, तो जानवर, जंगली जानवर आते रहते, तो मेरी स्टोरी शुरू कर देती थी वो, और फिर वो सांस वाली बात को भूल जाती थी। भैया कई बार मैंने ये भी देखा, दीदी बहुत सही बता रही है कि मैंने महसूस किया है इसको। और दूसरा भैया मेरे खुद के भी अस्थमा की दिक्कत है, वो डॉक्टर ने कह दिया भाई तेरी माँ की है तो तेरे भी होनी है, लेकिन मैंने उसको बहुत तरीके से क्योर किया। कई बार मेरे दौरा पड़ा है, मैं पूरी रात बैठा रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने फील नहीं किया कि नहीं ये तो एक स्वास्थ्य की वजह से हो रहा है, कल अपन ठीक हो जाएंगे, और मैं कल ठीक हो गया। ऐसा मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, मेरी माँ के साथ रहते, माँ को भी देखा है मैंने पूरी लाइफ में, और मेरे को भी धीरे धीरे इतना मेंटेन कर लाया कि मेरे को कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। अस्थमा है मेरे, लेकिन मैं काम करने में, दौड़ने में, मेरी फिजिकली में बड़ा पावरफुल हूँ, ये मैंने महसूस किया है। बढ़िया भाई जी बढ़िया, तो समय तो हो गया आज। बढ़िया भैया, धन्यवाद सबका। बहुत बहुत ठीक बताया भैया, फैमिली वैसा बहुत अच्छा। नहीं बढ़िया, जल्दी स्वस्थ हो हम सब, ये प्रार्थना भी है हाँ ना? भैया, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आपसे मिलने का प्रयास करिए, अभी यही है अहमदाबाद। क्या बोले भैया? सुनाई नहीं दिया, मुझे बताए आप। मैं कह रहा हूँ दीदी आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, आप अभी अहमदाबाद ही हैं? जी, मेरा यहाँ ही रहना है, बरसों से मैं अहमदाबाद में ही हूँ। जी भैया, कुछ भी स्वास्थ्य अभी तो के दीदी रिलेटेड काम है तो मैं डिटेल में सबके साथ बात कर सकती हूँ। मैंने काफी स्टडी किया है साइकोलॉजिकली भी, और अभी मैं थोड़ा एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर रही हूँ। अभी किसी को बताया नहीं है, अजय भाई से राय लेनी है मेरे को, लेकिन अभी शुरू ही किया है 2 दिन से। तो दीदी एक बार हॉस्पिटल विद्या से यहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर एक बार आपको अगर समय हो 100% भैया, या आप आपका जो है ना डिटेल वो फाइल थोड़ा भेज देना, तो मैं थोड़ा हाँ फोकस हाँ कर पाऊंगी। और मम्मी का साइकोलॉजी और अभी तक का कहाँ कहाँ दौरे पड़े हैं वो रिकॉर्ड रखना चाहिए आप लोगों को, कि कौन से रीजन से ये सब चीजें हो रही है। अभी जैसे इन्फेक्शन है, वैसे इन्फेक्शन भी क्यों होती है उसके, उसको भी हम लोग आपको नहीं हुई वही इन्फेक्शन इनको ही सपोज वातावरण से होती है, तो वो भी हमें सोचना चाहिए कि कहाँ हो रहा है सब, है ना? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आपको
आगे की यात्रा में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ऐसा मेरा भी मानना है। आप देखना, अपना रिकॉर्ड देखना पूरा, उनका अस्थमेटिक अटैक का जितना भी रिकॉर्ड है ना, वो अस्थमा वालों को रखना चाहिए। वो बिल्कुल कभी दीदी, कोई वो तो डॉक्टर नहीं हिस्ट्री, बता। हाँ वो हिस्ट्री बड़ी महत्वपूर्ण है दीदी, इसको मैं भी मैनेज करके रखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लेकिन चला और जाता है अस्थमा तो, वेरी मच क्योरेबल, क्योंकि टोटल मानसिक रीजन तो ज्यादा है, फिजिकल फैक्टर्स बहुत कम वो प्रीडिस्पोज करते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, बाकी तो बेसिक मानसिक ही होता है अस्थमा। तो हमारी भी मतलब हमारा साइकोलॉजिक सिस्टम जो है पूरा, तो उसमें यही होता है कि जैसे भैया ने बताया कि उनकी मम्मी को कहीं ले जाते थे और उनका क्योर हो, क्योंकि डोपामाइन और सेरोटोनिन का पूरा रोल जो है पूरे बॉडी के लिए वो बहुत मैटर करता है। वो जब कम होता है तो पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है, नर्वस सिस्टम जो है ना वो बहुत मैटर करती है इसमें। तो माइंड जैसे ही बदल जाता है उस टाइम वो सिचुएशन बदल जाती है ना। बढ़िया। और उमेद भैया के घर के आसपास ही है निमिषा बहन का घर, हाँ, अनुरोध बहुत के घर। नजदीक है। आप कभी भी कोई भी आओ, अगले दिन फोन करके मैं पूरा दिन मेरा स्पेयर रख दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अपने अपॉइंटमेंट्स, है ना। और मुझे ये सब काम करने में मजा आता है, तो मैं अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कम कर रही हूँ मेरी, और ये सब कामों में लगना चाहती हूँ, है ना। कहीं पे भी कोई भी, जैसे पाठक जी की वाइफ को बहुत बड़ा शोग्रेन सिंड्रोम बोलते हैं उसको, वो तो जन्म से होता है, लेकिन उनका एग्जैजरेट कुछ यहाँ आई उस टाइम से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। लास्टली वो जब गई 2019 में एकदम से सिरोसिस हो गया लिवर का, तभी पता चला। फिर तो मैंने केस हाथ में लिया, आज वो काफी स्वस्थ है। तो ऐसे डिटेल में जाते हैं लोग ने, बहुत सारे लोगों ने उनको अल्टरनेटिव मेडिसिन ये सजेस्ट किया, वो मैंने उस टाइम मना कर दिया कि अभी इस सिचुएशन में आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी आयुर्वेद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें यही लेना है, जहाँ जरूरत है वहां यही करना है। तो इस तरह से हम लोग काफी डिटेल में जा सकते हैं। और डीएनए सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ से काफी डिजीज का अभी मेडिसिन आ रहा है, इतना सारा रिसर्च चल रहा है। जैसे अस्थमा जिन जिन को हो रहा है उनके डीएनए में कितने रिसेप्टर्स होते हैं, तभी अपने को डिजीज डेवलप भी होता है, और कितने रिसेप्टर्स ऐसे हैं जिससे वही डिजीज 4 जने हैं तो 4 जनों में से 2 में वो रिसेप्टर्स नहीं है तो नहीं होता है, और 2 में है तो हो सकता है, मतलब उनका रिसेप्टर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पूरा ट्रांसफर करके हम मेडिसिन कर सकते हैं। तो बाहर से कोई केमिकल नहीं लेना है, लेकिन सिर्फ डीएनए में चेंज लाके हम बॉडी को ठीक कर सकते हैं। इतना सारा रिसर्च अब चल रहा है मेडिकल फील्ड में, है ना। तो बढ़िया है, इनसे इसके ऊपर डिटेल भी बात हो सकती है कभी। बहुत बढ़िया बढ़िया, दीदी, गजब जानकारी। है ना। तो बिल्कुल दीदी, अभी क्लोज धन्यवाद। करते हैं आज, बहुत बढ़िया। हम लोग बात करेंगे। जी जी, भैया, सभी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार भैया, नमस्कार दीदी, नमस्कार सभी भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।